ओह डीजे, ये क्या? वह डीजे के पीछे कुछ देखकर रुकी थी। कोफ्ता है और क्या? डीजे ने कांटे में फंसे कोफ्ते को देखकर कहा। ओफो, अपने पीछे देखो, उसने झुंझलाकर कहा। तो डीजे ने गर्दन मोड़ी। वहाँ एक कदरे फरबी माइल लड़की चली आ रही थी। हैरत अंगेज बात यह थी कि वो शलवार और कमीज़ और दुपट्टे में मलबूस थी। स्पांजी में हम वतन। डीजे ने बेयकीनी से पलकें चुपकी। अगले ही पल वो दोनों अपने अपने कोट उठाकर खाना छोड़ उसकी जानिब लपकी थीं। वो लड़की अपनी किताबें संभालती चली आ रही थी। उन दोनों को देखकर टुटकी। वह डीजे की शलवार कमीज़ और हया का फराक पैजामा बेयकीनी से देख रही थी, और वह दोनों उसकी शलवार कमीज़। आप पाकिस्तानी हैं? हया पुरजोशी से उसके पास गई। डीजे उससे ज़रा पीछे थी। नहीं, मैं इंडियन हूँ। डीजे ढीली पड़ गई। रहने दो हया, मुझे अभी और वर्ल्ड कप का गम नहीं भूला। उसने सरगोशी की। 3 साल पहले मिसबाह उल हक का आखिरी बॉल पर आउट होना मिसबाह उल हक का डीजे को कभी नहीं भूलता था। हया ने ज़ोर से अपना पाँव डीजे के जूते पर रखकर दबाया। हम पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स हैं हया, सुलेमान और ये हदीजा राना। आप? मैं अंजुम हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड पीएचडी कर रहे हैं और हम यहाँ पढ़ाते भी हैं। इधर फैकल्टी में हमारा अपार्टमेंट है, वहीं रहते हैं हम। कभी आओ ना इधर। अंजुम उन दोनों से ज़्यादा पुरजोश हो गई थी। श्योर अंजुम बाजी। डीजे उनका मुसलमान होना सुनकर फिर से खुश हो गई थी। वह तीनों काफ़ी देर वहाँ खड़ी बातें कर रही थी, और जब डीजे को याद आया कि गौरसल निकलने में 5 मिनट हैं, तो अंजुम बाजी को जल्दी से खुदाफिज बोलकर वो अपना कोट हाथों में पकड़े बाहर की तरफ भागी। वोटा किस्म के पार्क में संगी बेंच पर बैठी थी। उसने अपना सफ़ेद लंबा ऊनी कोट अब जर्द फ्राक पर पहन लिया था और सर झुकाए हाथ में पकड़ी शिकनज़दा चिट पे ये सबीन पप्पो का नंबर मोबाइल पर मिला रही थी। अभी तक उसने इस नंबर को मोबाइल में महफूज नहीं किया था। वहाँ दूर तक सब्ज़ा फैला था, होशनमा फूल और रंगों तितलियों की बहुतात। उसके लंबे बाल उड़ रहे थे। वो मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए फ़ोन पर जाती घंटी सुनने लगी। हेलो। बहुत देर बाद फ़ोन उठाया। जान, मैं हया। उसके अंदाज में खुफ़्फ़त थी। उससे कह रहा था इसलिए आज जा रही थी, वरना इस सुर्ख कोट ने तो उसे खूब बेवक़्त किया था। हाँ हया बोलो। वो मसरूफ़ सा लग रहा था। वो मैं टाकिसम पे हूँ। तुम मुझे यहाँ से पिक करके घर ले जा सकते हो? आज वीकेंड था तो। सॉरी हया, मैं शहर से बाहर हूँ। तुम घर मम्मी का फ़ोन कर लो ना। ये तुम्हारे घर का नंबर नहीं है? उसने हैरत से चिट को देखा। नहीं, ये तो मेरा मोबाइल नंबर है। तो क्या उसने दावत भाई की मेहंदी वाले रोज़ जहान के मोबाइल पे फ़ोन मिला दिया था? ओह, मुझे पप्पो का नंबर लिखवा दो। जहान ने फ़ौरन नंबर लिखवा दिया। अच्छा, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, फिर बात होती है। मज़ीद कुछ सुनने बगैर उसने फ़ोन बंद कर दिया। वो दिल महसूस कर रह गई थी। अजीब अजनबी सा अपना था। पप्पो उसे कैब पर लेने आई थी। वो चंद रियाज की बचत के चक्कर में कैब करके नहीं गई थी। खूब शर्मिंदा हुई। गाड़ी नहीं थी तो बताती, मैं तो ऐसे ही। कोई बात नहीं, गाड़ी तो जहान के पास ही होती है। और वो मज़ीद शर्मिंदा हुई। फिर गर्दन मोड़कर खिड़की के बाहर दौड़ते दरख्त देखने लगी। उसे पप्पो किचन में ही ले आई। हस्बे आदत वो काम में मसरूफ़ हो गई। ये मेरे लिए इतना बखेड़ा पालने की क्या ज़रूरत थी? वो इर्द-गिर्द फैली अशिया देखकर हवा हुई। कोई बात नहीं, तो मेरी बेटी हो, मेरा हाथ बटा दोगी, इसलिए मैंने ये सब शुरू कर लिया। दोनों के दरमियान पिछली मुलाकात के नाखुशगवार एहतमाम का कोई तज़किरा न हुआ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जिन्हें आज पुलाव तो मैं ही बनाती हूँ, मुझे रेसिपी समझाती जाएं। वैसे भी तुर्कों की मेज़ इस पुलाव के बगैर अधूरी लगती है। वो कोट स्टैंड पर लटका कर आस्तीन कलाई से ज़रा पीछे करती वापस आई। दुपट्टा उसने उतारकर कुर्सी पर रख दिया था। पहले तो तुम चिकन की बोटियाँ काट दो। उन्होंने टोकरी में रखे मुर्ग मसल की तरफ इशारा किया और ख़ुद चूल्हे पर चढ़ी देचकी में चमचा हिलाने लगी। छुरी तो ये पड़ी है। कटिंग बोर्ड किधर है? वो इधर उधर देखने लगी। कटिंग बोर्ड? ओह, वो तो सुबह नहीं मिल रहा। सुबह से जहान भी पता नहीं चीज़ें उठाकर किधर रख देता है। ठहरो, मैं एक पुराना बोर्ड ले आऊँ ऊपर एटिक से। आप रहने दें, मैं ले आती हूँ। एटिक ऊपर किस तरफ है? सिरों से ऊपर, राहदारी के आखिरी सिरे पे। मगर तुम्हें तकलीफ होगी, मैं आप गोश्त भुने जल न जाए, मैं बस अभी आई। वह नंगे पाँव जल्दी बाहर रूम की तरफ गई। सिरों के साथ लगे कद और आईने में उसे अपना अक्स दिखाई दिया तो ज़रा सी मुस्कुरा दी। फर्श को छूते जद फ्राक में वो खुलते फूल की तरह लग रही थी। गले का काट खुला था और उसके दहाने पे छोटे छोटे सूरजमुखी के फूलों की लेस नेम दायरे में लैस लगी हुई थी। यूँ लगता था उसकी खूबसूरत लंबी गर्दन में सूरजमुखी के फूलों का ढीला सा हार लटक रहा हो। उसने उंगलियां
फ़राक पहलू से ज़रा सा पीछे उठाया और नंगे पाँव लकड़ी के ज़ीनों पर चढ़ने लगी। और राहदारी के आगाज़ में एक कमरे का दरवाज़ा बंद था। शायद वो जहान का एक कमरा था। अभी घर में दाखिल होते हुए फूफो ने ऐसा कुछ बताया था। वो एक नज़र बंद दरवाजे पर डालकर आगे बढ़ गई। फ़राक अब उसने पहलू से छोड़ दिया था। एटक में आगे पीछे बहुत से संदूक और कार्ड कबाड़ रखा था। बत्ती न जाने किधर थी। उसने दरवाज़ा खुला रहने दिया। बाहर से आती रोशनी काफ़ी थी। वहाँ हर सौ सामान रखा था। कटिंग बोर्ड न जाने किधर था। वो अंदाज करके आगे बढ़ी और एक कोने वाले संदूक का कुंडा खोलकर ढक्कन ऊपर उठाया। नीचे लॉन्ग रूम से बैरूनी दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ें आई, साथ में जहान और पुप्पो की मिली जुली आवाज़ें। यकीनन वो आ गया था। वो मुस्कुराकर संदूक पर झुकी। उसमें इलेक्ट्रिक का कोई टूटा फूटा सामान रखा था। कटिंग बोर्ड कहीं नहीं था। हया ने ढक्कन बंद किया और निस्बतन कोने में रखे संदूक की तरफ आई। अपने अकब में उसे राहदारी से किसी दरवाजे के हौले से खुलने की आवाज़ सुनाई दी। जहान इतनी जल्दी ऊपर पहुंच गया, मगर वो पलटी नहीं और संदूक खोलने लगी। उसके ढक्कन के ऊपर गिर्द और मकड़ी के जालू की तय लगी थी। उसने चंद चीज़ें उलट पलट की तो बेहतियार गंथू में घुसने लगी। उसे ज़रा सी खांसी आई। पूरा तक बेहद साफ था, मसवाए उसको उस कोने में रखे दो तीन संदूक जिसे उन्हें ज़मानों से ना खोला गया हो। उसकी पुश्त पे अटक का आध खुला दरवाज़ा खोले से खुला। कोई चौखट में आन खड़ा हुआ था। यूँ के राहदारी की आती रोशनी का रास्ता रुक गया। पल भर में अटक नेम तरीक हो गया। वो पलटने ही लगी थी कि संदूक में किसी हाकी शय की झलक दिखाई दी। उसने दोनों में पकड़कर उसे ऊपर निकाला। वो लकड़ी का तख्ता था, बल्कि अकड़ा हुआ एक कपड़ा था। हया ने कपड़ा खोलकर सीधा किया। एक पुरानी गिरदलूद हाकी शर्ट, सितारे तगमे और एक नाम की तख्ती। चौखट में खड़ा शख्स छोटे छोटे कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ने लगा। दोपहर का खाना वो स्पांजी के डाइनिंग हॉल में खाती थी। रात का खाना अपने कमरे में खुद बनाना होता। हर ब्लॉक में एक किचन था जहाँ पर स्टूडेंट अपना नाश्ता और रात का खाना तैयार करता था। मसला ये था कि वहाँ तुलबा के लिए खसूसी डिज़ाइन करदा चूल्हे थे। इस सतर के पेश नज़र के कहीं कोई पढ़ाई में मगन चूल्हे पे कुछ रख कर भूल जाए या गैस खुली छोड़ दे और नुकसान हो। चूल्हे ऑटोमेटिक थे। हर 15 मिनट बाद जब चूल्हा खूब गर्म हो जाता तो खुद ब खुद बंद हो जाता। फिर 5 मिनट बाद दोबारा ज़रूर था। उनको बंद होने से रोकने का कोई तरीका ना था और ऐसे बेकार चूल्हों पे देसी खाना पकाना नामुमकिन था। हॉस्टल के ब्लॉक्स के करीब ही एक बहुत बड़ा लग्जरी सुपर स्टोर दिया सा था। हया ने नीम अंधेर में आंखें फाड़ फाड़ कर वो तख्ती पड़ी। सिकंदर शाह उसने बेहतियार देखा। वो कर्नल की निशानदेही कर रहा था। वो शर्ट हाथ में पकड़े किसी उलझन में गिरफ्तार पड़ ली और एकदम झटके से पीछे हटी। उसके अकब में जहान था और वो कोई और जहान नहीं था, वो कोई और था। दराज काद और पेशानी से झलकते सफ़ेद बाल, सख्त नकोश टाइट गाउन में मलबूस। वो कड़ी निगाहों से उसे देखे करीब आ रहे थे। वो सांस रोके उन्हें देखे गई। वो आयन उसके ऊपर आए और एक झटके से उसकी गर्दन दबोची। मेरी जासूसी करने आई हो? उसके गले को दबोचते वो घबराए थे। बेहतियार उसके लबों से चीख निकली थी। शर्ट उसके हाथ से फिसल गई थी। उसने अपनी उंगलियों से गर्दन के गिर्द जकड़े उनके हाथ को हटाने की कोशिश की, मगर बेसूद। पाकिस्तानियों ने भेजा है तुम्हें, अपने मालिकों को बोलो उन्हें ब्लूप्रिंट्स कभी नहीं मिलेंगे। छोड़े मुझे। वो ज़ोर से खांसी। उसका एकदम से उसका दम घुटने लगा। वो उसका गला दबा रहे थे। कोई मुझ तक नहीं पहुंच सकेगा, कभी नहीं। हर चीज़ आगे दे दी गई है, हर चीज़। उन्होंने उसे गर्दन से दबोचे, उसका सर खुले संदूक पे झुकाया। वो तड़पने चिल्लाने लगी, छोड़ें मुझे। वो अपने नाखून उनके हाथ में छबोकर उनको हटाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। वो ब्लू प्रिंट्स तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। हया का सांस रुकने लगा। वो उसका सर संदूक में देकर ऊपर से ढकना बंद कर रहे थे। उसे लगा वो मरने वाली है। अम्मी! वो वहशत से चिल्लाने लगी। वो उसको गर्दन से दबोचे उसका सर मुंह के बल अंदर दे रहे थे। गिर से संदूक में उसका सांस अकड़ने लगा था गर्द से। छोड़ें। धार से दरवाज़ा खोला और कोई गुस्से से चिल्लाता वो अंदर आया। उसकी गर्दन के गिर्द जकड़े हाथ को खींचकर अलग किया और आध खुला ढक्कन पूरा खोलकर दोहरी होकर औंधी झुकी हया को बाजू से पकड़कर पीछे हटाया। क्या कर रहे थे आप? वो आपकी बेटी की तरह है। एक बात मेरी ध्यान से सुने, आइंदा अगर आपने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। अंगुश्तर उठाकर सख्ती से वो उन्हें तंबी कर रहा था। जहान को देखकर वो 2 कदम पीछे हटकर खामोशी से सुनते गए। और तुम? वो हया की तरफ पलटा, एक उसूली निगाह उस पर डाली और कहनी से पकड़ खींचता हुआ बाहर लाया। ऊपर क्यों आई थी? किसने कहा था इधर आओ? श्रीनु के धाने पे लाकर उसने हया का चेहरा देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दहशत से चेहरे का रंग लिबास की मानंद जद पड़ चुका था। गर्दन पे उंगलियों के सुर्ख निशान पड़े हुए थे। वो होले होले कांप रही थी। वो फुप्पो का बेटा मर गया था जो उन्होंने तुम्हें भेजा। मना भी किया था, मगर यहाँ कोई सुने तो। वो गुस्से में बोलता उसे कोहनी से पकड़े नीचे सीढ़ियाँ उतरने लगा। वो उसके साथ खींची चली आ रही थी। पुप्पो परेशानी से आ रही सीढ़ी के पास खड़ी थी। मैं बकवास करके गया था ना, मगर मेरी सुनता कौन है इस घर में? 2 दिन के लिए ना हूँ तो सारा निज़ाम उलट पुलट कर देते हैं, मगर पूरे
घर को पागल कर दिया है उन्होंने। वो आगे बढ़ा और सेंटर टेबल पर रखी मेज़ से पानी की बोतल उठाकर लबों से लगाए। पानी की ज़रूरत तो हया को नहीं थी। वो सहमी हुई खड़ी थी। जहान को इतने शदीद गुस्से में उसने पहली बार देखा था, वो इतनी सुस्त और दुब बोलते हुए भी। मैं उन्हें देखती हूँ, पप्पू परेशान से कहते हुए ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। वो घूंट पे घूंट चढ़ाता गया, बोतल खाली करके मेज़ पर रखी और उसकी तरफ देखा। बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वो कहकर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। वो डरी सहमी छोटे छोटे कदम उठाती उसके पीछे आई। वो बैरूनी दरवाजे के आगे बने स्टेप्स पे बैठा था। हया ने दरवाज़ा बंद किया और उसके साथ आ बैठी। जर्द फ्राक फिसल कर उसके नंगे पाँव को ढाम गया। बाहर सर्दी थी मगर उसे नहीं लग रही थी। जो भी हुआ उसमें उसके लिए माजरत हुआ हूँ, वो सामने देखते हुए कह रहा था। नीली जीन्स के ऊपर पहने बोरे स्वेटर को कोहनियों से ज़रा आगे मोड़े वो हमेशा की तरह वजह और स्मार्ट लग रहा था। गुस्सा अब कहीं नहीं था। वो पहले वाला धीमा सा और संजीदा सा जहान बन गया था। अब्बा की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो अपने खवासों में नहीं होते। कई दफ़ा उन्होंने मम्मी को भी मारने की कोशिश किया मगर मुझे कुछ नहीं कहते। डरते नहीं हैं, शायद नफरत करते हैं। सामने एक सब्ज़ा था, उससे आगे सफ़ेद लकड़ी की बार और बार से ही बना गेट। बार के तख्तों के दर्जों से बाहर गीली सड़क दिखाई देती थी। नम हवा घास पर से सरसराती हुई गुजर रही थी। वो घुटनों के गिर्द बाजू का हल्का बनाए चेहरा जहान की जानिब मोड़े बैठी थी। फ्राक का फर्श को छूता दामन हवा की लहरों से फड़फड़ाता हुआ ऊपर उठ जाता तो पजामे की तंग चूड़ियों में मुक्के टखने और पाँव झलकते। मेरा भी दिल कहता है कि मैं पाकिस्तान जो अपने रिश्तेदारों के दरमियान हूँ, अपना भाई घर देखूँ, मगर हम पाकिस्तान नहीं जाते। और तुम उस दिन मम्मी को ताना दे रही थी हम पाकिस्तान नहीं आते। उफ, इतना झूठ। नहीं, वो गड़बड़ा कर बोली मगर वो सुन नहीं रहा था। हया, हम कभी पाकिस्तान वापस नहीं जा सकते। मगर क्यों? वह सन्नाटे में रह गई। वो चंद लम्हे चुप रहा, फिर आहिस्ता से कहने लगा, मेरे दादा अपने कारोबार के सिलसिले में इस्तांबुल आया करते थे। इस घर को उन्होंने खरीदा था। बाद में अब्बा ने इधर घर बनवाया। तब वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से यहाँ पोस्टेड थे। मैं इस्तांबुल में ही पैदा हुआ था और अब्बा की दोबारा इस्लामाबाद पोस्टिंग होने के बाद भी मैं और मम्मी इधर दादा के साथ रहते थे। मेरे दादा बहुत अच्छे, बहुत तज़ीम इंसान थे। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया था, दुनिया, दीन, इज़्ज़त, बहादुरी, वक़ार से जीने और शान से मरने का सबक उन्होंने ही मुझे दिया था। मैं 8 साल का था जब वो फ़ौत हुए, तो मैं और मम्मी कुछ अर्सा के लिए पाकिस्तान आ गए और तभी वो वाक़या हुआ जिसने हमारी ज़िंदगी बदल दी। हया का सांस रुक गया। तभी तो उनका निकाह हुआ था, तो क्या वो बाखबर था? जिन दिनों मैं और मम्मी पाकिस्तान में थे, बल्कि तुम्हारे घर में थे, अब्बा अब्बा ने अब्बा तुर्की फ़रार हो गए। फ़रार इसलिए कि उन्होंने एक एहसास मुकाम के ब्लूप्रिंट्स उनको बेच दिए थे जो हमेशा ख़रीदने के लिए तैयार रहते थे। सबूत उन्होंने कोई नहीं छोड़ा। मगर तफ्तीश शुरू हुई तो बहुत कुछ खुलने लगा। अब्बा ने तुर्की से ही अपना इस्तीफ़ा भेज दिया। पर्ची अदालत में मुकदमा चला। वो गद्दार ठहराए गए। उनके जराइम की फहरिस्त खासी तवील थी। उनको सज़ाए मौत सुना दी गई और उन्होंने तुर्की में सिपाही पनाह हासिल कर ली। कुछ ताल्लुकात कायम आए और कुछ रिश्वतें। अब्बा का तुर्क हुकूमत कभी डिपोर्ट ना कर सकी, ना ही इंटरपोल ने कोई कदम उठाया। किस्सा मुख्तसर, अब्बा जिस दिन पाकिस्तान की सरजमीन पे कदम रखेंगे वो गिरफ्तार हो जाएंगे और उनको फांसी दे दी जाएगी। ये बात तुम्हारे वालिदैन को पता है, मगर बदनामी के डर से किसी को बताई नहीं जाती। वो किसी भी जज्बे से आरी निगाहों से सामने बार को देखता रहा। हया एक टोक उसे देखे गई। उसके घर में पप्पो के शोहर का जिक्र कोई नहीं करता था। शायद अंततः तौर पर ऐसा किया जाता था। मैं एक गद्दार का बेटा हूँ, मेरा बाप एक मुल्क दुश्मन है। इस ज़िल्लत के बावजूद हम अब्बा के साथ रहने पर मजबूर हैं। एहसास जुर्म है या कुदरत की तरफ से सज़ा? वो वक्त गुजरने के साथ साथ अपना जहन खोते जा रही हैं। सज़ाए मौत का खौफ उनके लिए नासुर बनता जा रहा है। जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया है उसमें उनको माफ़ कर देना। वो मेरे बाप है और बावजूद इसके कि यह हकीकत बहुत जगह मेरा सर झुका देती है, मैं उनसे मोहब्बत करने पर मजबूर हूँ। हया ने गहरी सांस ली। उसके किसी किस्से में उसका किस्सा नहीं था, किसी दास्तान उसकी दास्तान नहीं थी। मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, आज खाना खाकर जाना। वो उठा और दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। शायद वो अभी सिर्फ तन्हाई चाहता था। हया गर्दन मोड़कर उसे जाते हुए देखने लगी। वो नंगे पाँव लकड़ी के फर्श पर चलता सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। हया, हदीजा, डाली ने उन्हें इस वक्त पुकारा जब वो दोनों डीजे के बैंक बैठी उसकी शॉपिंग पे तबसरा कर रही थी। वो 14 फरवरी की दोपहर थी और तुर्की आए 8वां रोज़ था और डीजे जो वैलेंटाइन डे की रौनक देखने आज किस्म गई थी, मायूस लौट आई थी। पाकिस्तान के बरक्स तुर्क हर काम छोड़कर सुर्ख रंग में नहीं नहा जाते, बल्कि स्वाइस और फूलों की फरोख्त के इस्तांबुल में वैलेंटाइन डे के कोई आसार ना थे। जब डीजे खूब मायूस हो चुकी तो उसने ये कहकर अपने ख्यालात में तरमीम कर ली कि भाड़ में गया सेंट वैलेंटाइन, हमें इस त्यौहार से क्या लेना देना। उनकी इस गुफ्तगू में महल होने वाली इसराइली एक्सचेंज स्टूडेंट थी। हाँ, वो दोनों झुककर नीचे देखने लगी जहाँ टाली उनके बैंक से नीचे
तकती सीढ़ी के साथ खड़ी थी। वो लड़के तुम्हारा पूछ रहे थे। हया और डीजे ने एक दूसरे को देखा और फिर डाली को, कौन थे लड़के? वो फ़लस्तीनी एक्सचेंज स्टूडेंट्स जो साथ वाले रूम में रहते हैं। वो मुझसे पूछ रहे थे कि वो पाकिस्तानी लड़की कैसी है, और ये कि उनका कोई मसला तो नहीं है, और ये भी कि तुम दोनों आज के शाम के चाय का मन रूम में उनके साथ पियो। वो तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। ओके बाय। एक इसराइली मुस्कुराहट उनकी तरफ उछाली, वो हाथ हिलाकर बाहर निकल गई। ये फ़लस्तीनियों को हमारा ख्याल कैसे आ गया? उस टाली के दरख्त से दिल भर गया होगा शायद, डीजे ने कयास आराई थी। बको मत, वो हमें सिर्फ मुसलमान बहनें समझकर बुला रहे होंगे। इतने हैंडसम लड़कों की बहन बनने पे कम अज़ कम मैं तैयार नहीं हूँ। ये भाईचारा तुम्हें मुबारक हो। डीजे उठी थी। चलो फिर तैयार हो जाएं ताकि वक्त पे पहुँच सकें। हया लकड़ी की सीढ़ी से नीचे उतरने लगी। सिर्फ हमें बुलाया है? हमें ही बुलाया है या ये अरब इसराइल दोस्ती की ज़िंदा मिसाल भी मौजूद होगी? डीजे का इशारा टाली की तरफ था। पता नहीं, हया ने इशारे चुका दिए। वो अलमारी से कपड़े निकालने लगी। हर मौके की मुनासबत से मुकम्मल ड्रेसिंग करना उसका जुनून था। कपड़ों पे एक सिलवट तक ना हो और मेकअप की एक लगी ऊपर नीचे ना हो, वो हर बात का ख्याल रखती थी। मगर लड़कों की दावत पे जाने की इजाज़त पाकिस्तान में अब्बा या ताया फुरकान ना देते, मगर वो इधर कौन सा देख रहे थे? ये तुर्की था और यहाँ सब चलता था। वो 3 लड़के थे, मोतसम उल मुर्तज़ा, हुसैन और मोमिन। इनके साथ 2 फ़लस्तीनी दोस्त मोहम्मद कादिर और अंजीबुल्लाह दावत के शुरू में मौजूद रहे, फिर उठकर चले गए। मगर उन तीनों मेज़बानों ने हसन तरीके से मेज़बानी निभाई। वो तीनों स्मार्ट और गुड लुकिंग से लड़के एक जैसे लगते थे। मोतसम उनमें ज़रा लंबा लगता था। उसका नाम मोतसम उल मुर्तज़ा था, मगर ये डीजे ने बाद में नोट किया कि वो फेसबुक पे अपना नाम मोतसम एंड मुर्तज़ा लिखता था। वजह इन्हें कभी समझ नहीं आई। हुसैन और मोतसम उन दोनों को बिल्कुल अपनी छोटी बहनों की तरह ट्रीट कर रहे थे। अलबत्ता इस भाईचारे से मोमिन मुतफिक ना था। वो फ्लर्टी नज़रबाज सा लड़का कुछ भी था, मोमिन ना था। अलबत्ता वो दोनों उसको अपनी मौजूदगी में सीधा किए हुए थे। वो दोनों इतने महजब लड़के थे कि हया को अपने सारे कज़न्स के सामने बेकार लगे। अलबत्ता जहान की बात और थी। उसने फ़ौरन अपनी राय में तरमीम की। अगले हफ्ते हुसैन का बर्थडे है। हुसैन मोबाइल पर फ़ोन सुनने बाहर गया तो मोमिन ने बताया, फिर तो हमें उसे ट्रीट देनी चाहिए। डीजे सोच कर बोली, और गिफ्ट भी? हया को ख्याल आया। हम दोनों उसके लिए घड़ी खरीदने का सोच रहे हैं, और जो हमने जवाहर में देखी है 130 लिरास की है। मोतसम ने चाय का आखिरी घूंट पीकर कप मेज़ पर रखा। यानी कि पाकिस्तान रुपयों में? हया ने सोचते हुए पर्स में हाथ डाला ताकि मोबाइल के कैलकुलेटर से हिसाब कर सके। 7,150 पाकिस्तानी रुपये। मोतसम झुककर प्लेट से एक टुकड़ा उठाते हुए बोला। हया का पर्स को खंगालता हाथ रुक गया। उसने हैरत और यकीनी से मोतसम को देखा। तुमने इतनी जल्दी हिसाब कैसे किया? मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, वो मुस्कुराकर बोला। ओह, मुतसम का एक ही ख्वाब है कि वो मैथ में नोबल प्राइज़ ले। मोमिन हया के हाथों को देखते हुए कहने लगा। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद मुतसम से आंख बचाकर हया के सरापे का जायज़ा ले लेता था। हया का दिल रुख मोड़कर मुतसम की तरफ मुतवज्जा हुई। तो मैथ के स्टूडेंट, जल्दी से बताओ कि इस महंगी घड़ी को खरीदने के लिए अगर हम चारों पैसे तकसीम करें तो हर एक हिस्से में कितने आएंगे? 32 लेरा और 50 क्रश। ओके। हया ने गहरी सांस ली और पर्स खोला। उनको पैसे उन्होंने ज़बरदस्ती थमाए। मोमिन को तो कोई एतराज़ न था, मगर मौसम उनसे रकम लेने पे तज़ब्ज़ब था। मगर ये एक अनकही बात थी कि बग़ैर स्कॉलरशिप के इस्तांबुल जैसे महंगे शहर में वो इससे इतना ही अफोर्ड कर सकते थे। वह तीनों जौहर के लिए निकल रहे थे। मौसम ने बताया कि वो भी हुसैन से नज़र बचाकर घड़ी खरीद लाएंगे। उनको भी साथ चलने की पेशकश की और डीजे हाँ करने वाली थी कि हया ने उसका पाँव अपने जूते से ज़ोर से कुचलते हुए मुस्कुराते हुए इनकार कर दिया। नहीं, आप लोग जाएं, हम आज ही होकर आए हैं। वो तीनों चले गए तो डीजे ने बुरा सा मुंह बनाकर उसे देखा। तुमने इनकार क्यों किया? पागल औरत, तुम पाकिस्तान से आई हो या न्यूयॉर्क से? उनकी दावत कबूल कर ली, यही बहुत है। हम अब उनके साथ सैर सपाटों पे निकल जाएं? कभी कभी नहीं। दिमाग ठीक है? मगर वो तो तुम्हारे भाइयों की तरह हैं। पीछे हमारे असली भाइयों को पता चला तो कल ही पाकिस्तान बुलवा लेंगे। इसलिए अपनी औकात में वापस आओ और रात के खाने की तैयारी करो। मोबाइल के साथ वो हैंड फ्रीज कानों में लगाते हुए बोली। जहर मिला के दूंगी तुम्हें, डीजे बुनाती हुई बोली। और अगर तुम चावलों पर ऑमलेट डाल कर लाई तो मैं सारी डिश तुम्हारे मुंह पर उलट दूंगी। वो वहीं सुबह पे लंबी बैठी आप मोबाइल के बटन दबा रही थी। धीमा म्यूजिक उसके कानों में बजने लगा था। डीजे गुस्से में बहुत कुछ कहती गई थी, मगर उसे सुनाई नहीं दे रहा था। वो आंखें मूंदे हुए पाँव झलाने लगी। डीजे पैर पटक कर बाहर निकल गई। वो रात वैलेंटाइन की रात थी। डीजे का मन रूम में
नकदा आल गर्ल्स पार्टी में जा चुकी थी जो लड़की उन्हें मिलकर दी थी, जबकि हया आईने के सामने खड़ी अपना काजल दुरुस्त कर रही थी। उसकी तैयारी मुकम्मल थी, लेकिन जब तक वो अपनी आंखों के कटोरे काजल से भर न लेती उसे तसल्ली नहीं थी। अभी वो काजल के सिलाई की नोक आंख के किनारे से रगड़ ही रही थी कि दरवाज़ा बजा। धीमी से दस्तक और फिर खामोशी। उसने काजल की सिलाई नीचे की ओर पलट कर देखा। ये अंदाज डीजे का तो नहीं था। वो यूं ही काजल पकड़े आगे बढ़ी और नॉब घुमाकर दरवाज़ा खोला। बाहर बालकोनी में रोशनी थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला बालकोनी तारीक हो गई। गालिबन सीढ़ियों के ऊपर लगा बल्ब बुझ गया था। क्या कोई आकर वापस पलट गया था? कौन? उसने गर्दन आगे करके राहदारी में दोनों से देखा। हर सो खामोशी थी। बालकोनी वीरान थी। वहाँ सर्दी थी और अंदर कमरा गर्म था। वो चंद तानिये खड़ी रही, फिर धीरे से शानी चुकाकर पलटने लगी थी। ओह नहीं! उसके लबों से एक उकताई हुई आवाज़ निकली। चौखट पे उसके कदमों के सफ़ेद गुलाबों का बुके और एक बंद लफाफा रखा था। वो झुकी, दोनों चीज़ें उठाई और जारखाना अंदाज में लफाफे का मुंह फाड़ा, अंदर रखा चौकोर कागज़ निकाला और चेहरे के सामने किया। हैप्पी वैलेंटाइन डे फ्रॉम योर वैलेंटाइन डे फ्रॉम योर वैलेंटाइन। उसने लब भींच कर तनफ्फर से वो तहरीर पढ़ी और फिर बेहद गुस्से से कागज़ मरोड़ कर गुलदस्ते समेत पूरी कुव्वत राहदारी में दे मारा। आउच! वो वापस मुड़ने लगी थी जब किसी की बौखलाई हुई आवाज़ सुनी। उसने चौंक कर पीछे देखा। गुलदस्ता और कागज़ सीधे हाथ वाले कमरे से निकलते मौसम को जा लगे थे और उससे टकराकर अब उसके कदमों में पड़े थे। ये क्या है? आई एम सॉरी मौसम। वो शायद बेजारी से मुश्किल ज़ब्त करके बोली। मौसम को वजाहत देने का सोच कर ही उसे कोफत होने लगी थी। ये मैंने तुम्हें नहीं दिए, बल्कि किसी फजूल इंसान ने मुझे भेजे हैं। तुम बुरा मत मानना और उनको डस्टबिन में फेंक देना। वो एक हाथ दरवाजे पर रखे, दूसरे में काजल पकड़े ज़रा सी बोली। मौसम ने झुककर वो कागज़ उठाया और सीधे होते हुए उसकी शक्ल दुरुस्त करके चेहरे के सामने किया। हया को कुव्वत होने लगी। मैं कह रही हूँ ना सॉरी। वो जो कदरे बुनवे सिकड़े कागज़ को देख रहा था चौंक कर उसे देखने लगा। नहीं, इट्स ओके, मगर ये तुम्हें ज़बानची में कोई तंग कर रहा है? वो तहरीर पे निगाहें दौड़ाते हुए पूछ रहा था। ये बात नहीं है, ये बहुत पहले से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। लंबी कहानी है, जाने दो, उसको कूड़े में फेंक देना। गुड नाइट। वो मज़ीद मरवत का मुजाहरा किए बगैर दरवाज़ा बंद करने लगी थी जब वो होले से बोला, ये गीला क्यों है? तुम रोई हो? कुछ था उसकी आवाज़ में। दरवाज़ा बंद करती हया रुकी, फिर पट नीम पर नीम किया और बालकनी में कदम रखा। मैं क्यों रहूँगी? वो कागज़ को देखते हुए बोली। मौसम कागज़ के निचले दाएं तरफ के किनारे पे उंगली फेर रहा था। फिर ये गीला क्यों है? शायद फूलों में पानी था। हया ने उसी अंदाज में नफ़ी में गर्दन हिलाई। नहीं, ये तो मोटे लिफाफे में मोहर बंद था। मौसम ने वो नम हिस्सा नाक के करीब ले जाकर आंखें मूंदे सांस को अंदर खींची। लेमन लाइम। वो तजबजब सा हया को देखने लगा। ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी ने उसके निचले किनारे पे लेमन कार्स लगाया है। फिर उसने ज़रा चौंक कर हया को देखा। तुम्हारे पास माचिस है? वो जवाब दिए बिना उल्टे कदमों पीछे आई और दरवाज़ा पूरा खोलकर एक तरफ हो गई। मौसम कदरे झुका, फिर कागज़ पकड़े अंदर दाखिल हुआ। हया ने अपनी और डीजे की कुर्सियाँ आमने सामने रखी और फिर टाली की मेज़ पर चीज़ें उलट पलट करने लगी। क्या तुम भी बचपन में लीमू के रस और आग वाला खेल खेलते थे? वो अब मेज़ की दराज खोलकर कुछ ढूंढ रही थी। मौसम धीरे से हंसा। बहुत खेल खेले हैं और इनमें से अक्सर आग वाले होते थे। फ़लस्तीन में बहुत आग है, शायद तुम ना समझ सको। चलो आज इन तुर्कों के खेल इसराइली आग से खेलते हैं। वो दराज से एक सिगरेट लाइटर निकालकर उसके सामने कुर्सी पे आ बैठी और लाइटर उसकी तरफ बढ़ाया। मौसम ने लाइटर का पहला पहिया अंगूठे से दबाकर घुमाया तो आग का नीला शोला जल उठा। एहतियात से वो बेहतियात कह उठी। मौसम ने जवाब नहीं दिया। वो हद के नम हिस्से को जो अभी तक नहीं सूखा था शोले के करीब लाया। ज़रा सी तपश मिली और अल्फाज उभरने लगे। बड़े बड़े करके लिखे अंग्रेज़ी के 3 हरूफ ARP। वो हरूफ एन फ्रॉम योर वैलेंटाइन के नीचे लिखे थे। दोनों चंद में कागज़ के टुकड़े पे उभरे हरूफ को देखते रहे, फिर एक साथ गर्दन उठाकर एक दूसरे को देखा। ARP कैसा लफ्ज़ है ये? हया ने मुमकिना अदायगी के दोनों तरीक़ों से हरूफ को मिलाकर पढ़ा। शायद कोई नाम या ARP कोई तुर्क नाम है, मालूम नहीं। मौसम ने शाने झुकाए। क्या सोचती निगाहों से कागज़ को तकती रही हया। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? उसने एक नज़र मौसम को देखा, फिर मुस्कुराई। तुम कर चुके हो। वो होले से मुस्कुराकर खड़ा हुआ और कागज़ मेज़ पर रखा। वो जो भी है, शायद तुम्हें अपना नाम बताने की कोशिश कर रहा है। वो कौन हो सकता है ये तुम बेहतर समझती हो। मुझे अब चलना चाहिए। थैंक यू मौसम। मौसम ने ज़रा सी सर को हम्बिश दी और बाहर निकल गया। दरवाजे का कैचर
सुस्त रवि से वापस चौखट तक जाने लगा। हया चंद लम्हे मेज़ पे रखे किनारे से भूरे हुए कागज़ को देखे गई, फिर बेख्तियार किसी मेकानिकी अमल के तहत उसने हाथ में पकड़ी काजल की सिलाई को सीधा किया और बाएं हथेली की पुष्ट पर वो 3 हरूफ उतारे, ARP। दरवाज़ा चौखट के साथ लगने ही वाला था। ज़रा सी दरार से बाहर राहदारी में अगर गुलदस्ता दिखाई दे रहा था। एक दो पल मजीद गुजरे और ज़ोरदार ठाक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हो गया। वो अपनी हथेली की पुष्ट पे स्याह रंग में लिखे वो 3 अल्फाज देख रही थी, ARP। उसने ऊपर बने कैबिनेट का दरवाज़ा खोला, चंद डब्बे उलट पुलट किए। निचले खाने में सुर्ख मर्चों का डब्बा नहीं था। वो एड़ियाँ उठाकर ज़रा सी ऊँची और ऊपर वाले खाने में झांका। वहाँ सामने एक प्लास्टिक के बेरंग डब्बे में सुर्ख पाउडर रखा नज़र आया। उसने डब्बा निकाला और काउंटर की तरफ आई। वहाँ डीजे खड़ी स्लेब पे कटिंग बोर्ड के ऊपर प्याज रखे खटाखट काट रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। बिरयानी की मिकदार ज़्यादा है, 4 चम्मच सुरख मिर्च डालती हूँ, शायद ज़रा सा जायका आज ही ठीक। वो खुद कलामी के अंदाज में कहती टोकरी से छोटा चम्मच ढूंढने लगी। हाँ ठीक। डीजे ने बीगी आंखें ऊपर उठाकर उसे देखते बुलंदी आवाज़ में कहा और आस्तीन से आंखें रगड़ी। हया अब डब्बे से चम्मच भर भर कर धुएं अड़ाती पतीले में डाल रही थी। बालों का ढीला सा जूड़ा उसके पीछे गर्दन पर झूल रहे थे। सादा शलवार कमीज पर ढीला सा सब्ज़ स्वेटर पहने हुए थी, उस जिसकी आस्तीनें उसने कोहनियों तक मोड़ रखी थी। दुपट्टा एक तरफ दरवाजे पर लटका था और चंद लिटे जूड़े से निकलकर चेहरे के इतराफ में लटक रही थी। गोश्त में चमचा हिलाते हुए बहुत मसरूफ लग रही थी। वो दोनों इस वक्त अंजुम बाजी के किचन में मौजूद थी। सुबह अंजुम बाजी डीजे को डाइनिंग हॉल में मिली तो शाम को अपने घर में दावत दे डाली, जो कि डीजे ने यह कहकर कबूल कर ली कि वो हया मिलकर बिरयानी बनाएंगी। अक्सर शाम ही वो दोनों हाले को लेकर अंजुम बाजी के अपार्टमेंट में आ गई थी। एक बेडरूम, लाउंज और किचन पर मुश्तमिल वो छोटा मगर बेहद नफीस और सलीके से सजा अपार्टमेंट था। हाले को उन्होंने लाउंज में अंजुम बाजी के साथ ही बिठा रहने दिया और खुद किचन में आकर काम में मसरूफ़ हो गई। ये पेंटिंग जो जवेद जी लाए थे इंडिया से। अंदर लाउंज में जब बाजी के हाले को मतला करती आवाज़ आ रही थी, डीजे ये जवेद जी को क्या है? उसने कदरे उलझ कर पूछा। उनका मतलब है जवेद जी, उनके हस्बैंड। डीजे ने सरगोशी की तो वो आह कहकर मुस्कुराहट दबाती पलट कर उबलते चावलों को देखने लगी। जिस वक्त अंजम बाजी और हाले किचन में दाखिल हुए, हाँ पतीले का ढक्कन बंद कर रही थी, आहट पर पलटी और मुस्कुराई। बस दम दे रही हूँ। बहुत खराब हो तुम दोनों, मुझे उठने ही नहीं दिया। बस अब आपको खाने के वक्त ही उठाना था। वो जवेद भाई आ गए। वो हाथ धोकर तौलिए से साफ करती डीजे के पास आई। डीजे का सलाद अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ था। अब कहीं जाकर वो टमाटरों तक पहुंची थी। बस आने वाले हैं। लाओ ये सलाद तो मुझे बनाने दो। नहीं मैं कर लूँगी, थोड़ा सा गया है, थोड़ा सा ही रह गया है, डीजे ने बड़ी बेफिक्री से कहा। तो उसने जताती नज़रों से उसे घूरा। आपने इस थोड़े में भी सुबह कर देनी है। लाओ मुझे दो और प्लेटें लगाओ। उसने टमाटर और छुरी डीजे के हाथ से ले ली। हाले और खुद नहायत फिरती से सारा फैलाव समेटने में लगी हुई थी। वो मैले बर्तन आप सिंक में जमा कर रही थी। वो कभी कभी काम करने वाले पाकिस्तानी लड़कों की निस्बत बहुत तेज़ी से हाथ चला रही थी। डीजे कैम्बर से प्लेटें निकालने लगी और अंजम बाजी रायता बनाने लगी। आया ने टमाटर को कटिंग बोर्ड पे बाएं हाथ से पकड़ कर रखा और छुरी रख कर दबाई। 2 सुर्ख टुकड़े अलग हो गए और ज़रा सा सुर्ख रस बाएं हथेली के पुष्ट पे बह गया। जहान का अजल से लिखे 3 बड़े बड़े हरूफ थे, ARP। वो 2-3 रोज़ से उस ARP के मतलब सोचे जा रही थी। अब भी कुछ सोचकर उसने गर्दन उठाई। अंजम बाजी देह को कांटे की मदद से फेंटती अंजम बाजी ने हाथ रोककर उसे देखा। आपने किसी ARP के मतलब सुना है? ARP? अंजम बाजी ने हैरत भरी उलझन से दोहराया। जी ARP, उसने वजाहत से बताया। ओह नॉट अगेन हया प्लीज़। हाले जो सुन के आगे खड़ी थी कदरे उताकर पड़ी। उसके हाथ में झाग बड़ा स्पंज था जिसे वो प्लेट में मल रही थी। तुम फिर वही मौजू लेकर बैठ गई हो। उसके अंदाज में हुफ एहतजाज था। मगर हाले आपके वो उलझी थी ये मौजू तो उसने अभी तक हाले के साथ डिस्कस नहीं किया था। फिर मैंने कहा था ना ये सब बेकार की बातें हैं, मगर मैंने पूछा ही क्या है? ARP अब्दुर्रहमान पाशा और कौन? मैंने बताया था ना कि ये घरेलू औरतों के अफसाने से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये इस्तांबुल है, यहाँ कानून का राज है, माफिया का नहीं। अब इसके बाद मैं इस मौजू पर कुछ नहीं सुनूंगी। हाले अब पलट कर झाग से भरी प्लेट को पानी से खंगाल रही थी और वो खैरतों के समुद्र में खड़ी। ARP अब्दुर्रहमान पाशा और ये ख्याल उसे पहले क्यों नहीं आया? ओके ओके। वो बाजार सर झुकाए टमाटर काटने लगी, मगर उसके जहन में बहुत से ख्याल आ रहे थे। हाली और जहान दोनों एक जैसे थे और अपने इस्तांबुल के दफ़ा के अलावा कभी कुछ नहीं कहेंगे। उसे यकीन था मगर किसी के पास तो कुछ कहने के लिए होगा और उसे किसी
किसी को भी ढूंढना था, किसी क्लू को। वो मेज़ लगा रही थी जब जावेद भाई आ गए। वो पीएचडी कर रहे थे और समाजी में पढ़ाते भी थे। बेहद मिलनसार, सादा, हुर्ष अखलाक से देसी मर्द थे। पुराने पाकिस्तान प्रोग्रामिंग के शौकीन और परस्तार टीवी के साथ रेक में उन कहीं तन्हाइयाँ, धूप किनारे, आंगन टेढ़ा, अल्फ नून समेत बहुत से क्लासिक ड्रामों की डीवीडीज़ कतार में सजी थी। उन दोनों मियाँ बीवी का एक दूसरे के लिए तर्ज तहातुब बहुत दिलचस्प था। जवेद जी और अंजुम जी उसे बहुत हंसी आई। बाकी तीनों किचन में थी। जब हया पानी रखने मेज़ पर आई तो जवेद भाई को तनहा बैठे पाया। वो किसी किताब की वर्कगर्दानी कर रहे थे। जवेद भाई वो गड़बड़ा कर बोली। उनके सामने कुर्सी खींच कर बैठी और मोहतात निगाहों से किचन के दरवाजे को देखा। एक बात पूछनी थी आपसे। जी पूछें। इस्तांबुल में एक इंडियन मुस्लिम रहता है, अब्दुर्रहमान पाशा नाम का। आप उसे जानते हैं? वो मुमताज़ से कुर्सी के किनारे टकी बोलते हुए बार बार किचन के दरवाजे को भी देख लेती। कौन पाशा? और हया को लगा कि उसके जवाब मिलने वाले हैं उसे। जी जी वही, वो हसा मशहूर है। हाँ सुना तो मैंने भी है। बेवकदा में उसका काफ़ी होल्ड है। वो माल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है। क्या वो माफिया का बंदा है? असला स्मगल करता है? एक प्रोफेसर को माफिया के बारे में क्या मालूम होगा हया जी? वो मुस्कुराई। यानी कि वो वाकई माफिया का बंदा है और आपको मालूम भी है, मगर आप इतराफ़ नहीं करना चाह रहे। उसने अंधेरे में तीर चलाना चाहा। मैं ठीक से कुछ नहीं जानता, उन्होंने सादगी से कहा। किचन से अंजम बाजी की चीख बुलंद हुई। वो जो कुर्सी के किनारे पर टकी घबरा उठी और किचन की तरफ गई। अंजम बाजी सुर बब्बू का चेहरा और आंखों में पानी लिए खड़ी थी। उनके हाथ में हारी चमचा था। मिर्चें, इतनी मिर्चें हया? नहीं, ये तुर्की की मिर्चें फीकी होती हैं। तो मैंने सिर्फ 4 चमचे। उनकी आंखें खुल गई। ये तुर्की की नहीं, हालिस मुंबई की मिर्चें हैं। मैं सारे मसाले वहीं से लाती हूँ। और नहीं, उसने बेहतियात दिल पे हाथ रखा जबकि डीजे हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। सर्दी का जोर पहले से ज़रा टूटा था। इस सुबह भी सुनहरी सी धूप टाकसम स्क्वायर पे बिखरी थी। मुजस्मा आज़ादी के गिर्द हर तो सोने के ज़रात चमक रहे थे। वो दोनों उस तरवी से सड़क के किनारे चल रही थी जब डीजे ने पूछा, हया ये टाकसम नाम कितने मज़े का है? इसका मतलब क्या हुआ भला? मैं शहर की मेयर हूँ, जो मुझे पता होगा। नहीं, वो मेरी गाइड बुक में लिखा था कि टाकसम अरबी का लफ्ज़ है और उसके मानी शायद बांटने के हैं, क्योंकि यहाँ से नहरें निकलकर सारे शहर में बढ़ जाती हैं। अरबी आती है इसलिए पूछ रही हूँ। अरबी में तो टाकसम नाम का कोई लफ्ज़ नहीं है और अरबी में बांटने को तकसीम कहते हैं। वो एकदम रुकी और बेहतियात सर पे हाथ मारा। वो टाकसम यानी तकसीम। अगर गोरों की तरह मुंह टेढ़ा करके पढ़ो तो तकसीम ताकसम या टाकसम बन जाता है। टाकसम, वाह! वो दोनों इस बात पे बहुत हंसी। आगे बढ़ने लगी। वो शॉपिंग के इरादे से आज इस्तक्लाल स्ट्रीट की तरफ आई थी। टाकसम के करीब से निकलने वाली एक लंबी सी गली थी। वो अगली दोनों इताव से कदीम ऊंची इमारतों से बनी थी। वो गली बेहद लंबी थी। वहाँ इंसानों का एक रश बहुत हमेशा चलता दिखाई दे रहा होता। बहुत से सामने की तरफ जा रहे होते और बहुत से आपकी तरफ आ रहे होते। हर शख्स अपनी धुन में तेज़ कदम उठा रहा होता। गली के दरमियान एक पटरी बनी हुई थी जिस पर एक तरीही सुर्ख रंग का छोटा सा ट्राम चलता था। वो पैदल इंसान की रफ्तार से दुगनी रफ्तार से चलता और गली के एक दूसरे से दूसरे तक पहुंचा देता। उस गली को ख़त्म करने के लिए भी घंटा तो चाहिए था।